नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमन प्रणाम, राम राम सा, खम्मा गणी, जय माता जी हुकम। मैं पीसी सांचोरी परिवार के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी का श्री गणेश कर चुके थे और उसमें राजस्थान का नामकरण हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो परिवार है, सांचोरी यूट्यूब परिवार है, वो बहुत ही जल्द 2000 मेंबर की तरफ बढ़ रहा है और आपका थोड़ा सहयोग रहे तो हम जल्दी आज ही के दिन हम उसे 2000 मेंबर के रूप में हमारी जो मेंबरशिप है वो पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आप यदि किसी भी प्रकार से बिजी हो और आप YouTube नहीं देख पाते हो तो वॉच टाइम पूरा करने के लिए आप मेरा सहयोग कर सकते हो कि उसे वीडियो को चला करके साइलेंट करके उसे 2 की स्पीड पे रख दो। 10 मिनट में 20 मिनट में वीडियो पूरा हो जाएगा, तब तक आप कोई अन्य काम निपटाओगे, मेरा वॉच टाइम आपके यहाँ नोट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम राजस्थान के नामकरण के बाद में राजस्थान के मोटे मोटे नामकरण में मैं आपको पूरा संक्षिप्त बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि वाल्मीकि कृत रामायण में मरुकांतर शब्द मिलता है। राज रूपक जो वीर बाण में उसमें हमें राजस्थान शब्द मिलता है, लेकिन वो किसी प्रदेश या क्षेत्र के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। मूणो तैण सिकी नैण सिकी ख्यात में भी हमें राजस्थान शब्द मिलता है, लेकिन वो भी किसी प्रदेश या भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान या द्वितीय शब्द जो मिलता है बसंतगढ़ के शिलालेख में चावड़ा नरेश वर्मलात द्वारा लिखित विक्रम संवत 682 और ईस्वी सन 625 ईस्वी का जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, जिसमें हमें दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। सिरोही के बसंतगढ़ किले में जो लगा हुआ है खीमल माता के मंदिर में, वहां हमें राजस्थान या द्वितीय शब्द मिलता है। तो कालांतर में हम जब आगे बढ़े तो राजपूताना शब्द है वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने पहली बार प्रयोग किया था। वो दौलत राव सिंधिया के घराने में ग्वालियर में रहते हुए पश्चिमी प्रदेश को उन्होंने राजपूताना नाम दिया था। उनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपने मित्र की सखा की याद में एक पुस्तक छपाई, प्रकाशित करवाई कि द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। 1805 में लिखित रूप में हमें राजपूताना शब्द वहां मिलता है। इससे पहले मौखिक रूप से किसी ने प्रयोग किया तो वो जॉर्ज थॉमस ने किया। इसके बाद में 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने जो उसकी द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक है प्रकाशित करवाई, उसमें मिलता है। उसके बाद में रायतान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द लिखित इस प्रदेश के लिए, इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए हमें कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है जो 1818 से 1822 तक राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के बनकर के आए, उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक 1829 में प्रकाशित करवाई, द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में उन्होंने प्रथम बार राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया। 1832 में इसी का दूसरा वॉल्यूम, इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, उसी में भी उन्होंने उल्लेख किया। इनकी एक दूसरी पुस्तक और है जो 1839 में इनकी पत्नी और इनके मित्र विलियम क्रुक ने मिलकर के प्रकाशित करवाई। उसका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर को समर्पित है। और पहली जो द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित की है। और इस प्रकार यति ज्ञानचंद जैन गुरु थे और उन्होंने शब्दों की जो माला पिरोई और शब्दों का जो भंडार उनको दिया और समझने में जो मदद की सहायता की, तो अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित पहली पुस्तक की। RS परी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात आती है कि राजस्थान जो ये भौगोलिक इकाई है, इस राजस्थान भौगोलिक इकाई को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। राजस्थान कोई एक अखंड कोई भौगोलिक इकाई में नहीं था। यहाँ रियासतें थी, रजवाड़े थे, ठिकाने थे, 12 कोटड़ी के गांव थे, 24 कोटड़ी के गांव थे। तो इस प्रकार इन गढ़ों को, इन नगरों को, इन कस्बों को, इन भौगोलिक क्षेत्रों को अलग अलग किस किस नाम से पुकारा जाता था, उसको आइए हम आगे
पढ़ते हैं, आधुनिकता को लेकर के भी पढ़ते हैं कि राजस्थान के इन भौगोलिक क्षेत्रों को प्राचीन समय में क्या क्या नाम से पुकारा जाता था। ये हमारा राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। उन 33 जिलों का हम एक सुदूर जिला है, उस जिले से वर्णन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है जैसलमेर। यहां पड़ता है अपना जैसलमेर, यह है जैसलमेर। जैसलमेर जिले को प्राचीन समय में क्या कहते थे? अब देखो, थोड़ा सा अपन इसको विस्तृत पढ़ेंगे, अपन रटाफिकेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल आप विस्तृत पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जैसलमेर को हवेलियों का नगर, म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर, मांड नगरी और सोनार के किले के कारण उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता होगा। इस प्रकार शॉर्ट नहीं पढ़ना है और फिर इससे आगे दूसरी नगरी को ले लिया। अपन पढ़ेंगे, इसका एक एक कथन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार विस्तृत है। आप थोड़ा सा तुलनात्मक किसी से कंपेयर करिए। गुरु हमेशा सब अच्छे होते हैं, टीचर सब अच्छे होते हैं, और अपनी जीत तोड़, हाड़ तोड़ मेहनत करके, वो रातें खपा करके, आंखों में कुछ सपना लेकर के स्टूडेंट के प्रति हर टीचर मेहनत करता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करना है। और आइए, जैसलमेर को किन किन उपनामों से, इस जैसलमेर क्षेत्र को किन किन उपनामों से पुकारा जाता था। देखो, जैसलमेर बहुत ही सुदूर स्थित है, और सुदूर स्थित होने के कारण और फिर ये भाटियों ने निर्माण करवाया, इसलिए जैसलमेर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर। ये क्या कहलाता है? भाटियों की नगरी कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटियों की नगरी कहलाता है। भाटियों की नगरी कहलाता है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर, इसलिए ये भाटियों की नगरी कहलाता है। क्या? जैसलमेर। जैसलमेर भाटियों की नगरी कहलाता है। ये हमारा इंडिया है। इंडिया के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे दूर केंद्र शासित प्रदेश है वो यहां बंगाल की खाड़ी है। ये जो भाग है, पूर्व का भाग, ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में बहुत दूर तक, सुदूर तक स्थित है, वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चेन्नई से भी 2000 से 2500 किलोमीटर, और इधर से भी ये 2000 से 2500 किलोमीटर, कोलकाता से भी पड़ता है। यानी भारत का सुदूर द्वीप है, द्वीपों की एक माला है, जो हमारी हिमालय पर्वतमाला के वो भाग है जो समुद्र में डूबे हुए हैं और बाहर निकले हुए हैं, जिन पे बस्तियां बस गई है, वो है अंडमान निकोबार। तो भारत से सुदूर बसा हुआ है, दूर बसा हुआ है, इसलिए हमारा एक दूर बसा हुआ है और रेत के दौरों में बसा हुआ है। रेत की नदियां हैं, दौरे के दौरे पूरे गांव के गांव उजाड़ देते हैं, ऐसे वहां दौरे स्थित है। उन दौरों में जाना और विषम परिस्थिति के कारण तापमान भी गर्मियों के दिनों में मई जून में भयंकर होता है, सर्दी में बहुत ठंड होता है, और पहुंचने के लिए उस समय कोई यातायात नहीं था। इसलिए जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, यानी घोड़ा किसका करना है? काठ का, लकड़ी का। और यदि आपका शरीर, पिंड यदि आपका पत्थर का है और आपके उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर रखा हुआ जो आपका बख्तर है, वो यदि लोहे का है, तो ही आप जैसाण देख सकते हो। तो इसी प्रकार सुदूर अंडमान निकोबार स्थित है। ऐसे ही हमारे राजस्थान की राजधानी से सुदूर दूर स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। और ये राजस्थान का अंडमान सुदूर है और रेत के दौरों में स्थित है, इसलिए। और ये बसा हुआ है 12 जुलाई 1155 ईस्वी में राव जैसल ने बसाया था। इससे पहले ये उजाड़, वीरान, दूर दूर तक की ढाणियां दिखाई मात्र, मिनक, आदमी, मानव व्यक्ति दिखाई तक नहीं देता था, कोई जीवड़ा मात्र कोई हिलमिलाता दिखाई नहीं देता था। इसलिए इस बाद में
12 जुलाई 1155 में राव जैसल ने बसाया, इसलिए इसे रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। ये रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है। क्या, कौन सा? जैसलमेर। अब देखो, भाटियों की नगरी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब। यहां से जब कोई भी आक्रमणकारी आते थे तब सबसे पहले जैसलमेर से टकराते थे, क्योंकि भाटी बटनेर के किले से यहां आकर के रहने लगे। तनोट, लोदरवा, जैसलमेर। तो जो ही उत्तर पश्चिम से कोई आक्रमणकारी आया, चाहे किसी भी प्रकार का, जैसे मोहम्मद बिन कासिम भी आया, तो इस्लाम का पहला आक्रमण था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उन्होंने भी जैसलमेर की तरफ आंखें उठाई। तो जब भी आता तो पहले पश्चिम की तरफ से आता तो पहले जैसलमेर झेलता था, भाटी झेलते थे। इसलिए भाटियों को बारे में कहा जाता है कि भड़किवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन भार, भड़किवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन भार, बचनरा को बिजराजरा समर बांधो सार। यानी भड़किवाड़ उत्तराधरा, इसे राजस्थान के उत्तरी का प्रेरी क्या कहा जाता है? उत्तरी प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी प्रेरी के कारण इसे उत्तर भड़किवाड़रा कहा जाता है। उत्तर भड़किवाड़रा कहा जाता है। इसे उत्तर भड़किवाड़रा कहा जाता है। देखो, भाटियों की नगरी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, उत्तरी प्रेरी, उत्तर भड़किवाड़रा। उत्तर भड़किवाड़रा भाटी झालन बार। उत्तर में कोई भी आक्रमण होता है तो कौन जालता है? भाटी जालते हैं। ये किला जालता है, सोनार का किला जालता है, ये गोडहरा जालता है। इसलिए इसे उत्तर भड़किवाड़रा भाटी झालन बार, बचनरा को बिरजराजरा सम्मर बांधो सार। तो इस प्रकार का बड़ा मजबूत किलों में से एक था और पहले आक्रमण को झेलने वाला किला था। इसलिए इसे उत्तर का प्रेरी, उत्तर भड़किवाड़ भी कहा जाता है। हालांकि बटनेर आ जाए तो भी वो उत्तर का प्रेरी कहलाता है। अब देखो, इसके अलावा यहाँ की खूब सारी इतिहास की ऐसी यहाँ वास्तुकला के बारे में, जैसे सोनार का किला है। सोनार का किला है वो जो बना है वो एक त्रिकूट की पहाड़ी पर बना है, 3 कोने वाली पहाड़ी पे बना है, और उस पहाड़ी का नाम है गोडहरो। क्या नाम है? गोडहरो। इसलिए इसे गोडहरा कहा जाता है। गोडहरा कहा जाता है। ये गोडहरो पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गोडहरो कहा जाता है। गोडाहरो क्या कहा जाता है? गोडाहरो और गोडहरा कहा जाता है। और ये त्रिकूट पहाड़ी पर है। कैसी पहाड़ी पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर। त्रिकूट पहाड़ी पर है और पीले पत्थरों से बना है। इसलिए जब पश्चिम की दिशा में जब सूर्य अस्त होता है तो ऐसा लगता है कि रेत की पीली पीली धरती पर और उस मिट्टी पर, उस मृदा पर, उस पत्थर पर, जो पीला पत्थर है वहां का, उस पर पड़ता है, तब ऐसा लगता है कि सोना ही सोना है। इसलिए इस किले को कहा जाता है सोनार का किला। लेकिन सोनार का किला वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है, अनुपम है, अतुलनीय है। इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है कि किलकरई कारीगरी, किलकरई कारीगरी वास्तुकलारी खान, किलकरई कारीगरी वास्तुकलारी खान। जो ओल्यो इतिहास री, जो ओल्यो इतिहास री, मंडबे तना मंडाण, मंडबे तना मंडाण। इसलिए इसको मांड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जैसलमेर को राजस्थान का मांड भी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का वलमंडल भी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का दुग्गल भी कहा जाता है। अब देखो, बात आती है मांड की, बात आती है मांड की। मांड क्या है? मांड एक राग है। मांड एक राग है। ये गाने में बड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसके शब्द बड़े सरल है, सुनने में ये बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, मधुर है। लेकिन इसको गाने में, ये मांड राग है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा कठिन है। अल्लाह जिल्लाबाई ने बीकानेर की, जिन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गा करके पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस पश्चिमी राजस्थान के मांड गायन की जो शैली का जो प्रसिद्धि दिलाई उन्होंने, अल्लाह जिल्लाबाई ने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने खूब अपने मधुर राग में गाया था।
इसलिए इसे मांड कहते हैं। अब देखो मांड में क्या होता है कि मांड खूब अलग अलग तरीके से गाया जाता है, इसमें खूब सारे गाने होते हैं और मांड अलग अलग गीत होते हैं। जैसे मांड गीत एक मूमल में गाया जाता है। मांड गीत, देपू खान एक कलाकार है, वो सोनार के किले की तलहटी में बैठ करके मूमल गाते हैं। और मूमल वो लोधरवा की राजकुमारी थी जो काकनी मसूरदी नदी के किनारे, जो भाटियों की जैसलमेर से पहले लोधरवा राजधानी थी, लोधरवा की राजकुमारी मूमल का पाकिस्तान में स्थित है उमरकोट के राजकुमार से प्रेम हो जाता है। और वो इंटेलेक्चुअल जो लव स्टोरी है, वो इंटेलेक्चुअल लव स्टोरी मूमल का सुंदरता का वर्णन कर रहा है मेंदर। और वो कह रहा है कि मूमल तेरे दांत इतने सुंदर है, इतने छोटे हैं कि वो दाड़म जैसे लग रहे हैं। यानी उसके नक से लगा के सिर तक है, उसकी जो केस कला है, उसकी केस की सुंदरता, उसके आंखों के भौं की सुंदरता, हिरनी जैसे उसके आंख, दाड़म जैसे, अनार जैसे उसके दांत छोटे छोटे और सफेद दांत, इस प्रकार का वो गाने में वर्णन करता है। तो मूमल एक मांड गीत का, मूमल एक गीत भी है। इसके अलावा खूब सारे इसमें मांड राग के गीत है। एक है वायरियो, 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 वायरियो यानी हवा, हवा के बारे में। हवा किस प्रकार, क्योंकि जैसलमेर एक आबाद निर्बाध, किसी भी प्रकार का निर्बाध है, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है और वनस्पति कम होने के कारण उन दौरों में छांव 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 करती हुई हवा बहती है। कभी कभी वो वायरिया, वो हवा भी इस शरीर को जो वीर्य वेदना में तड़प रहा होता है, उस वीर्य वेदना में तड़पते हुए वायरिया है, वो इस शरीर को और कष्ट पहुंचाता है। तो वीर्य वेदना के रूप में उस वायरिय को कहते हैं कि तू आकर के मेरी पीड़ा को और ही बढ़ा रहा है। वायरिय की वीर्य वेदना की भांति एक मांड गीत और है जिसे कहते हैं हाडो। हाडो जो राजस्थानी में हमारा जो कागला है, कागा गाना है, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, सोने में तारी चोंच मांडाऊं, सोने में तारी चोंच मांडाऊं, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, कदे पीयू जी घर आवेला। यानी पीयू जी को बुलाने का गाना है। मारवाड़ी में काग को, कोवे को हडो कहते हैं। तो वो वीर्य वेदना का गाना है। एक वीरणी जो घर पे काम करती है, अपने घर बार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और मालवे की तरफ, मालवा जो वर्तमान में हमारा जो मध्य प्रदेश का भाग है, हमारा हड़ौती के पठार से लगा हुआ है, वहां खूब सारा उस समय सूखा लेता था, जबकि पश्चिमी राजस्थान हमेशा अकाल लेता था, क्योंकि यहाँ अकाल की छाया हमेशा रही है। पग पूगल धर कोटड़े, पग पूगल धर कोटड़े, बहु बाड़मेर, जायो लादे जोधपुर, ठाओ तो जैसलमेर। तो पश्चिमी राजस्थान अकाल की छाया से हमेशा ग्रसित रहा है। तो वो वीरणी, वो पत्नी अपने पति को बुलाने के लिए जो गाना गाती थी उसे हाडो कहते हैं। और ये भी एक मांड राग का एक गीत है, हाडो। राजस्थानी पूगल की रहने वाली मारू और ढोला, मरवण और ढोला की जो प्रेम कहानी आधारित है कि मारू मरवण किस प्रकार ढोला के लिए तड़पती है। ढोला है वो उसी मालव प्रदेश का रहने वाला था और बचपन में उसकी शादी हो जाती है और मारू को लेकर के उसके पिताजी वापस इसी मरुधर में आ जाते हैं। और वो मरवण जब बड़ी हो जाती है तब वो अपने पति की याद में तड़पती है। और ढोला को जब याद आता है कि मेरी पहले बचपन में शादी भी हो रखी है, लेकिन रानियां उसे जाने नहीं देती है, उस समय के जो वीर्य वेदना मरवण किस प्रकार ढोला के लिए तड़पती है, उसका गाना है। वो भी एक मांड राग का गाना है। ऐसे ही मांड राग का एक गाना है सोरठ, सोरठिया, सोरठ, सोरठ, सोरठियो दो वो भलो, सोरठियो दो वो भलो, भली मरवण री बात, सोरठियो दो वो भलो, भली मरवण री बात, तारा साई रात भली, जोवन साई धन। यानी सोरठियो दो वो भलो, कोई भी समझने में, भाषा को समझने में सोरठिया दोवा सबसे अच्छा माना जाता है।
सोरठियो दो वो भलो भली मरवण री बात, मरवण भी जो तड़पती थी उसकी बात भी हमेशा अच्छी थी। ये ताराशाही रात पे, रात जब तारे छाए हुए जा रहते हैं तो अंधेरी रात में भी प्रकाश छाया रहता है, क्योंकि रात फट जाती है उन तारों के कारण और आकाश के अंदर अपने को आराम से मार्ग दिख जाता है। तो ताराशाही रात वाली और जौवनशाही धन, यदि आपकी जवानी है तो आपका शरीर अच्छा है, बुढ़ापे में शरीर किसी काम का नहीं है। तो ये सोरठ भी इसी मांड का गीत है। ढोला मारू मांड गीत है, मुमल मांड गीत है, वायरियो मांड गीत है, आडो मांड गीत है। इसके अलावा काचबो, मारवाड़ी में कछुए को क्या कहता है? काचबो। किस प्रकार वो जल में डुबकी लगाता है और वापस बाहर आता है, किस प्रकार डुबकी लगाता है और वापस बाहर आता है। वीरणी किस प्रकार अपने पति की याद में खो जाती है, डूब जाती है। जिस प्रकार काचबा जल के अंदर डूबता है, ऐसे ही वो वीरणी अपनी वेदना, अपने पति की याद में डूब जाती है, इसलिए काचबो गाया जाता है। और नथमेल की हवेली के कारण ये नथमल भी वहां का गाना है। नथमल सेठ के बारे में जो वर्णन किया जाता है। करियो झंडर, करियो भी यहाँ का गाना है। करियो झंडर, ये पूछे हुए गाने हैं कि क्या है? मांड की मुमल वायरियो हाडो ढोला मारू सोरठ काचबो नथमल करियो झंडर, क्या है? ये मांड गीत के प्रकार है। अरणी, अरणी रात को हम जब खेतों में जाते हैं तो एक करना की आवाज आती है, वो है करणी, अरणी, सॉरी वो है अरणी। और वो बुआड़ों में, सणियों में, खीपों में वो पाई जाती है और बड़ी जोर से बोलती है। तो कहते हैं कि अरणी बोले बिल्कुल एकदम सुनसान क्षेत्र में, जैसे साइलेंट वैली है केरल, उसमें कुछ भी जिंगूर भी नहीं बोलते हैं, यहाँ उसे जिंगूर का एक रूप है अरणी, और वो बड़ी जोर से बोलती है। तो वो ये भी मुमल गीत है, मांड गीत है। एक है रतन राणो, ये चित्तौड़गढ़ के रतन राणो, रतन सिंह की जो पद्मनी के साथ में प्रेम कहानी है, तड़पने की कहानी है, वो भी इस मांड राग में गाया जाता है। बागो भारमली, बागो भारमली की प्रेम कथा है वो कही जाती है, बागो और भारमली। कभी इतिहास पढ़ाएंगे तब आपको बागो भारमली की जो प्रेम कहानी है उसको भी बताएंगे। अच्छा, एक है कुरजा, कुरजा, कुरजा मारी पति ने मिला दे, यानी कुरजा भी एक है वीरे वेदना में तड़पती हुई एक पत्नी गाती है। मारवी, बलोचन, मारवी भी गाना है, मारवी भी इसका गाना है और बलोचन भी इसका गाना है। तो इस प्रकार ये मांड गीत है, मांड गीत है। थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अपना क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है? मुमल वायरियो आडो ढोला मारू सोरठ काचबो नथमल कारियो झंडर अरणी रतन राणो बागो भारमली कुरजा मारवी बलोचन। कोई चार देकर के पूछ लेंगे ये निम्न में से क्या है, किसके प्रकार है? एक मांड गीतों के प्रकार है, राजस्थानी वस्त्रों के प्रकार है, राजस्थानी वाद्य यंत्रों के प्रकार है। तो बिल्कुल बेझिझक, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको पूछा हुआ क्वेश्चन हर जगह बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। बिल्कुल एकदम शांत मन से पढ़ना है। अब देखो आगे, जैसलमेर के अंदर है पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है, और वो हवेलियां बहुत ही सुंदर दृश्य के कारण, कलाकारी के कारण, वास्तुकारी के कारण जानी जाती है। पटुओं हवेली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दांतों तले अंगुली दबे, दांतों तले अंगुली दबे, यानी व्यक्ति अचरज में पटुओं की हवेली को देख करके ऐसे खो जाता है, बिल्कुल एकदम निश्चल हो जाते हैं, उसकी आंखें ठहर जाती है, उसके नैन बिना झपकाए, बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं पटुओं की हवेली को। इसलिए ऐसा कहा गया है कि दांतों तले अंगुली दबे बाणी बने अबोल, यानी आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा, बाणी बने अबोल, शब्द खत्म हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र की ज्ञान के बारे में प्रशंसा करते हुए शब्द खत्म हो जाते हैं। दांतों तले अंगुली दबे बाणी बने अबोल, नैननी थाके निरखता, ये आंखें उस पटुओं की हवेली को बार बार देखने की इच्छा जताती है। तो नैननी थाके निरखता पटुओं वाली पोल, तो वो पटुओं की हवेली। इसलिए जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है।
जैसलमेर को झरोकों का शहर कहा जाता है। हवेलियों के अंदर झरोके होंगे तो जैसलमेर को झरोकों का शहर कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, झरोकों का शहर कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिए। तो इस प्रकार, इसके अलावा जैसलमेर को जैसे कोई भी शहर बसता है तो पहले सड़कें बसती है, सड़कों के किनारे वो उसको चौकोर आयताकार बसाना है, एक वेल सेटल्ड सिटी कैसे बसानी है। जबकि जैसलमेर में गांव ढाणी और मकान पहले बने और फिर गलियां बनी, इसलिए उसे गलियों का शहर कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? गलियों का शहर। जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर में बाबा रामदेव जी की जो सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है, पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया मया, पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया मया, पांचों पीर पधार जो गोगाजी जहां। ये 5 पीर है राजस्थान के। उन पीरों में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में एक पीर रहते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जो कर्म स्थली रहा है वो है रुणेचा, रुणेचा, जिसे वर्तमान में रामदेवरा कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं। इसलिए इसे रुणेचा को वर्तमान में रामदेवरा कहा जाता है। रुणेचा जैसलमेर, और जैसलमेर से इधर बीकानेर की तरफ एक शहर रहता है जिसे हम कहते हैं पोखरण, और विश्व पटल पर जाना जाता है पोखरण। पोखरण को भारत का शक्ति स्थल कहा जाता है, भारत का शक्ति स्थल कहा जाता है, क्योंकि 18 मई 1974 इंदिरा गांधी ने जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी ने पोखरण परमाणु विस्फोट पहली बार किया था, शक्ति स्थल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए थे बुद्धा इस्माइल के नाम से। तो इस प्रकार ये पोखरण पड़ता है, वो भारत का शक्ति स्थल कहलाता है। रुणेचा को वर्तमान में रामदेवरा कहा जाता है। इसके अलावा इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। गोरहर है, त्रिकुट है, एक इसमें खूब सारे अजायब घर है, विभिन्न तरह के गवर्नमेंट का अजायब घर है और प्राइवेट भी है। इसलिए इस शहर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है। इस शहर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है कि किस प्रकार ये राजस्थान का अंडमान है, किस प्रकार ये राजस्थान का गुलाब है, किस प्रकार स्वर्ण नगरी है, किस प्रकार उत्तर बड़केवाड़ का है, किस प्रकार ये भाटियों की नगरी है, किस प्रकार ये शक्ति स्थल है। तो इन नामों से पुकारा जाता है। एक बार वापस 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कि आइए कैसे करते हैं कि जैसलमेर के उपनाम, इसे म्यूजियम सिटी कहते हैं, इसे हवेलियों का शहर कहते हैं, इसे भाटियों की नगरी कहते हैं, इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, इसे उत्तरी प्रेरी कहते हैं, इसे उत्तर बड़केवाड़ का कहते हैं, इसे गोडाहरो कहते हैं, इसे गोडरा कहते हैं। ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, इसे सोनार का किला, इसके किले को सोनार का किला कहते हैं, इसे वल मंडल कहते हैं, इसे मांड कहते हैं, इसे दुग्गल कहते हैं, इसे गलियों का शहर कहते हैं। रुणेचा को रामदेवरा कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र कहा जाता है। पोखरण को शक्ति स्थल कहा जाता है। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया भारत की तरफ से। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 और 13 मई को 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए बुद्धा इस्माइल के नाम से। इस प्रकार ये शक्ति स्थल हुआ। मांड इसलिए कहते हैं कि मांड गीतों के खूब सारे प्रकार है, मुमल है, वायरियो है, हाडो है, ढोला है, मारू है, सोरठ है, कासबो है, नतमल है, करियो है, झंडर है, अरणी है, रतन राणो है, बागो है, भरमली है, कुर्जा है, मारवी है और बलोचन है। तो इस प्रकार मैंने इसके सार को बताया। बिल्कुल हमारे पास में संसाधन नहीं होगा, किसी भी अच्छे टीचर की ये विशेषता होती है, गुड टीचर की ये विशेषता होती है, बेस्ट टीचर की ये विशेषता होती है कि वो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, देश काल और परिस्थितियों को समझते हुए वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो भी मेरा वादा है कि मैं आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो आपके मनो मस्तिष्क पे छा जाए
और आपके बिल्कुल एकदम किताब की भांति प्रकाशित हो जाए। इस प्रकार मैं कोशिश करूंगा कि मैं अथाह मेहनत करके आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊं। हालांकि मैंने जैसलमेर के बारे में भी इतना विस्तार से बताने की कोशिश की है। आगे अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसलमेर में देखो, जैसलमेर के बाद में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये अपन जैसलमेर पढ़े, फिर जैसलमेर के बाद में हम पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जैसलमेर के बाद में जब ये यहां रहा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जब जैसलमेर से नीचे आते हैं तो यहां पड़ता बाड़मेर। क्या पड़ता है? बाड़मेर। बाड़मेर को बसाने का जो कार्य है वो बाढ़ राव ने किया था। एक परमार राजा था। कौन था? परमार राजा। परमार राजा, उसका नाम था बाढ़ राव। बाढ़ राव ने, इसलिए बाढ़ राव ने बसाया, इसलिए इसे बडाना कहा जाता है। इसे बडाना कहा जाता है। बाढ़ राव ने बसाया, इसलिए इसे बाढ़ाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाढ़ाना कहा जाता है। बाड़मेर के अंदर अपन जब जालोर से बाड़मेर के सिवाना की तरफ जाते हैं तो यहाँ एक मोकलसर आता है। मोकलसर से खूब सारी पहाड़ियां शुरू होती है और सिवाना तक चलती है। तो मोकलसर से बाड़मेर के मोकलसर से बाड़मेर के सिवाना तक, जो गढ़ सिवाना कहलाता है, सिवाना तक 56 पहाड़ी है। कितनी है? 56 पहाड़ी। इसलिए इन पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। हल्देश्वर एक ऐसी ही पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना का किला भी एक ऐसी पहाड़ी पर स्थित है। जब हम बालोतरा से आगे सांचौर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक क्षेत्र आता है जो तल्लीनाथ का क्षेत्र है। तल्लीनाथ का, इस तल्लीनाथ के क्षेत्र पे घोड़े पाए जाते हैं जो एक नस्ल के लिए जाने जाते हैं, मालानी। तो इस प्रकार बाड़मेर को किसी समय मालानी भी कहा जाता था। बाड़मेर को मालानी भी कहा जाता। बाड़मेर के थोड़ी दूरी पर है एक स्थान है किराडू। किराडू, किराडू, किराडू राजस्थान का 10वीं और 11वीं सदी में बना विष्णु और शैव मंदिरों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर है किराडू। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है खजुराहो। खजुराहो उस समय के विभिन्न प्रकार के यौन क्रियाओं पर आधारित देवताओं के मंदिर में मूर्तियां लगी है, इसलिए वो भारत का खजुराहो चंदेल शासकों ने बनाया था। और चंदेलों में उदाहरण भी है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने जो अला और उदल सेनापति लड़े, उनका राजा था परमर्दी देव। परमर्दी देव भी एक चंदेल था। तो चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी प्रकार राजस्थान के बाड़मेर में किराडू पड़ता है और किराडू के अंदर 10वीं और 11वीं सदी के शैव और वैष्णव मंदिर है और वो उसी खजुराहो की तर्ज पर बने हैं, इसलिए किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू को वर्तमान में किरात कूप भी कहा जाता है। किसी समय इसे किरात कूप भी कहते थे, वर्तमान में किराडू कहते हैं। प्राचीन समय में इसे किरात कूप कहा जाता था, लेकिन ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसको? किराडू को। ये किरात कूप कहलाता है। इसे बाढ़ाना कहते हैं। बाड़मेर को और एक नाम से जाना जाता है जिसे शिवकूप कहते हैं। शिवकूप कहते हैं। प्राचीन समय में ये श्रीमाल का हिस्सा भी कहलाता था। बाड़मेर के बाद में अपन आ जाते हैं, ये जालोर जिले का एक भाग है, सांचौर तहसील। आइए और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पढ़ते हैं। सांचौर 5 नदियों का क्षेत्र है सांचौर, और गुजरात से सटा हुआ भाग है सांचौर। इस प्रकार सांचौर प्राचीन समय में यहां हमारा जालोर पड़ता है। जालोर की अंतिम तहसील है सांचौर। और सांचौर को प्राचीन समय में सत्यपुर कहा जाता था। सत्यपुर कहा जाता था। और लूणी नदी की खूब सारी सहायक नदियां यहां चलती है। ऐसे 5 नदियां चलने के कारण 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसे राजस्थान का
पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसे प्राचीन समय में सत्यपुर कहा जाता था। सत्यपुर का जो नाम है वो हमें प्राकृत ग्रंथों में जो प्राकृत ग्रंथ थे, प्राकृत ग्रंथों में इसे सचउर भी कहते थे। सचउर ये जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था, जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। पुस्तक लिखी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इस कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड एक तो भीनमाल का वर्णन करता है और एक सांचौर का वर्णन करता है। कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के अंदर इसे एक जैन तीर्थ के रूप में उकेरा गया है और ऐसा भी कहा है कि भीनमाल उस समय पश्चिमी राजस्थान के बड़े नगरों में से एक था और उसकी जनसंख्या लगभग है उस समय 4545 बताई गई है। 4545 जनसंख्या बताई है। भीनमाल की जनसंख्या का आधी जनसंख्या रखता था सांचौर रखता था। तो इस प्रकार एक अच्छा प्रगने के रूप में प्रयोग किया है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने सांचौर के बारे में कहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान महावीर जो जैनों के 24वें तीर्थंकर थे, उनमें भगवान महावीर के शिष्य थे। उन्होंने जगत चिंतामणि चैत्यवंदन एक पुस्तक लिखी। भगवान महावीर के चेले ने, शिष्य ने जगत, उसका नाम दिया था उसका जगत चिंतामणि। जगत चिंतामणि चैत्यनंदन, जगत चिंतामणि चैत्य वंदन, जगत चिंतामणि चैत्य वंदन किसने लिखी? 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर जैनों के भगवान महावीर भीनमाल आए थे। तब सांचौर के अंदर बैठ करके उनके एक शिष्य ने जगत चिंतामणि चैत्य वंदन पुस्तक लिखी थी। जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समय। तो इस प्रकार सांचौर का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है। प्राकृत ग्रंथों में उसे सचउर कहते हैं, उसे सत्यपुर कहा जाता है। 5 नदियों के कारण उसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने उसे द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रयोग किया है। जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जगत चिंतामणि चैत्य वंदन, भगवान महावीर के शिष्य ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के शिष्य ने जगत चिंतामणि चैत्य वंदन नामक जो पुस्तक लिखी वो सांचौर में लिखी। गोगा जी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से गोगा मेडी के बाद में गोगा ओल्डी के रूप में भी सांचौर को कभी जाना जाता था, गोगा ओल्डी के रूप में। तो इस प्रकार ये हमारा सांचौर का सेंटर है। एंटी क्लॉकवाइज जब हम आगे चलेंगे तब थोड़ा और आगे चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में सांचौर के बाद में सांचौर का पड़ोसी इन क्षेत्रों का वर्णन कर रहे हैं कि प्राचीन समय में राजस्थान के इस भूभागों को, इस प्राकृत भागों को भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से किन नामों से जाना जाता था। तो हमारा टॉपिक ये है कि हमने अभी तक पढ़ा जैसलमेर, फिर पढ़ा बाड़मेर, फिर पढ़ा सांचौर, अब बात आती है सिरोही। यहां पड़ता है सिरोही जिला। देखो सिरोही जिले के बारे में क्या कहा जाता है। सिरोही को सर्वप्रथम 1405 में महाराव रणमल के पुत्र शिव भाण ने बसाया था। किसने बताया? शिव भाण ने 1405 में। और एक पहाड़ी पर बसाया, एक ऐसी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था शिरणवा। जैसे ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पास में एक गांव बसाया जिसे उसने शिवपुरी का, और ऊपर एक किला बनाया, सिरोही का किला। तो इस किले के नीचे तलेटी में जो गांव बसाया,
शिरणवा पहाड़ी पर शिरणवा किला बनाया और उसकी तलेटी में शिव बाण ने नगर बसाया शिरणवा नाम से, इसलिए सिरोही को शिव बाण के नाम पर इसे शिवपुरी कहा जाता है, उसे शिवपुरी कहा जाता है। शिव बाण का एक बेटा था जिसे कहते हैं सहस्मल, इसे दूसरे नामों से शस्त्रमल भी कहते हैं। देखो शस्त्रमल ने क्या किया, 1425 में एक नया नगर बसाया, थोड़ा सा आगे, इसे सिरोही कहा जाता है। वर्तमान का सिरोही किसने बताया? शस्त्रमल ने। इससे पहले शिव बाण ने क्या बताया? शिवपुरी। तो इस सिरोही को, ये जो सिरोही है, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सिरोही को प्राचीन रूप में शिवपुरी कहा जाता है, वर्तमान में इसे सिरोही कहा जाता है। यहाँ देवड़ाओं का शासन था और इसलिए इसे देवड़ावटी कहा जाता है। जब देवड़ाओं के बाद चौहानों का शासन हुआ तो इसे देवड़ा चौहानों की नगरी कहते हैं, देवड़ा चौहानों की नगरी, इसलिए इसे देवड़ावटी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देवड़ावटी। कभी कभी देवड़ावटी को देवनगरी भी कहा जाता है। एक प्राचीन जर्मनी की यूनिवर्सिटी और हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, एक रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और किसी प्राचीन नगरी का उत्खनन कर रहे हैं और 4 लेयर उसकी मिल चुकी है, प्राचीन 4 लेयर मिल चुकी है, 4 परतों के रूप में। कभी वो शहर उजड़ा था और कभी बिगड़ा था। एक ऐसी नगरी यहां खोजी गई है, उसका नाम है चंद्रावती नगरी। तो चंद्रावती नगरी का वर्णन मैंने जो पश्चिमी बनास नदी पढ़ाई है, पश्चिमी बनास राजस्थान के अफवा तंत्र में वेस्ट जो बनास नदी मैंने अध्ययन करवाया है, पढ़ाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस नदी को आप पूरा पढ़ोगे तो चंद्रावती नदी के बारे में मैंने पूरा वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये जो सिरोही है, ये अर्बुदा देवी के कारण, अर्बुदा देवी से ने बचाया था, इसलिए इसे कभी अर्बुद देश भी कहा जाता है। माउंट आबू के कारण इसे अर्बुदाचल भी कहता है, प्रबुंदाचल भी कहते हैं, इसे अर्बुद देश भी कहा जाता है। किसको? सिरोही को। तो इस प्रकार हमारा सिरोही का सार क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिवपुरी कहा जाता है सिरोही को। किसने बताई शिवपुरी को? शिव बाण ने। कब बसाई? 1405 के। कौन सी पर्वतमाला पे बसाई? कौन से पर्वत पे बनाई? शिरणवा पर्वत पर बसाई। वर्तमान सिरोही को किसने बताया? शस्त्रमल ने, शिव बाण के पुत्र ने। शिव बाण किसका बेटा था? रणमल का था। सिरोही देवनगरी किसको कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। चंद्रावती किसको कहते हैं? प्राचीन नाम सिरोही को क्या कहा जाता है? देवड़ावटी किसको कहा जाता है? सिरोही को कहा जाता है। अर्बुद देश, अर्बुदाचल किसको कहा जाता है? सिरोही को कहा जाता है। देवड़ा चौहानों का शासन कौन सी नगरी पर रहा? सिरोही पर रहा। सिरोही का अर्थ क्या होता है? तलवारें। सिरोही किसी जमाने में मुगलों के काल में तलवारें बनाने के लिए प्रसिद्ध था। जब शेरशाह सूरी और मारवाड़ के मालदेव के मध्य सुमेलगिरी का युद्ध हुआ, उसमें जेता और कुंपा के नाम में जो फर्जी पत्र लिखा शेरशाह सूरी ने मालदेव को बहकाने के लिए, उसके अंदर जो 10-10 हजार रुपए की बात कही गई थी, उसमें यही लिखा था कि इस प्रकार हमें सिरोही की तलवारें लाके देना है। तो सिरोही का अर्थ होता है धारदार तलवार, और पूरे राजस्थान के अंदर सिरोही तलवारें बनाने के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। तो सिरोही का अर्थ होता है तलवार। तो तलवारों की नगरी सिरोही। अर्बुदा देश, अर्बुदाचल सिरोही। शिवपुरी सिरोही। देवड़ावटी सिरोही। देवड़ा चौहानों की नगरी सिरोही। चंद्रावती सिरोही। शिवपुरी सिरोही। सिरोना पर्वत पर बसी हुई नगरी सिरोही। इस प्रकार हमने सिरोही के बारे में पढ़ा।
आगे बढ़ते हैं और एक नगर आता है, इसके बाद में जालोर का नगर है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर के आसपास के नगर को क्या कहा जाता है। फिर हमारा आया था बाड़मेर, बाड़मेर के बारे में पढ़ा। फिर हमने सांचौर के बारे में पढ़ा, सांचौर के बारे में। फिर हमने सिरोही के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं वो थोड़ा जालोर का एक नगर है भीनमाल। क्या नगर है? भीनमाल। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भीनमाल क्या था। राजस्थान के ये जो भौगोलिक प्रदेश है उनको वर्तमान किन किन नामों से पुकारा जाता है और पुराने जमाने में किस किस नाम से पुकारा जाता था। देखो अपन जब अभी सांचौर पढ़ा तो एक बात मैं कहने भूल गया कि सांचौर को सत्यपुर कहा जाता है और सचउर उसको प्राकृतिक ग्रंथों में कहा जाता है। ये जो जालोर है, इस जालोर में यहां जो सांचौर है और यहां बाड़मेर है, ये जो बाड़मेर है, बाड़मेर के बाकासर से लगा करके, बाकासर से लगा करके सांचौर तक का क्षेत्र जो दलदली समुद्री भाग है, किसका भाग है? दलदली समुद्री भाग है, समुद्री दलदली भाग है, जिसे राजस्थान में इस क्षेत्र में इसे नेड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? नेड़। यहां इसे कहा जाता है नेड़ा, नेड़ा कहा जाता है। ये कच्छ के क्षेत्र का भाग है, कच्छ के क्षेत्र का भाग है, जिसे लिटिल रन का भाग भी कहा जाता है, लिटिल रन का भाग भी कहा जाता है। इस प्रकार ये नेड़ कहलाता है जहां लूणी नदी आकर के ठहरती है। कहां से? सांचौर से बाकासर का क्षेत्र। अभी आगे आइए हम पढ़ते हैं भीनमाल के बारे में। भीनमाल, भीनमाल सर्वप्रथम देखो भीनमाल का बिल्कुल एक एक करते स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। भीनमाल जैसा अर्थ होता है कभी यहां भीलों की बस्ती थी, इसलिए इसे भीनमाल कहते हैं। किसकी बस्ती थी? भीलों की बस्ती थी, इसलिए इसे भीनमाल कहते हैं। भीलों की बस्ती के कारण, भील जनजाति के कारण, भीलों की बस्ती के कारण इसे भीनमाल कहते हैं, भीनमाल कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये खूब बार बनी और खूब बार बिगड़ी, इसलिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये खूब बार बिगड़ी और खूब बार बनी, इसलिए कभी ये आल और माल हो गई, आल माल भीनमाल। ऐसा एक कहावत वहां प्रसिद्ध है, आल माल भीनमाल, यानी जो वर्ष बदले, कभी ये अपने यौवन पर थी, कभी बूढ़ापे की तरफ थी, कभी बालक बन गई। इस प्रकार खूब बार बनी और बिगड़ी, क्योंकि इसका विनाश हुआ, इसका नष्ट हुआ, इसलिए इसे आलमाल भी कहते हैं। भीनमाल को खूब बार नष्ट होने के कारण क्या कहा जाता है? आल माल कहा जाता है। ये भगवान विष्णु की भार्या, भगवान विष्णु की पत्नी सरी ने बसाया था और यहां खूब सारा धन धान्य था, माल था, इसलिए इस भीनमाल को कभी सरीमाल भी कहा जाता था, सरीमाल भी कहा था। इस सरीमाल का सिरोही से परे गुजरात में भी शासन था। ये गुर्जर प्रदेश की राजधानी भी रहा है सरीमाल। माल होने के कारण, विष्णु भार्या के बसाने के कारण सरीमाल कहा जाता है। और मां लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का महा आशीर्वाद इस नगरी पर रहा है। धना सेठों की नगरी रही है भीनमाल। तो इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि कभी ये सतयुग में थी ना, सतयुग में ये भीनमाल कहलाती थी। यहां लिख देता हूं, जब सतयुग था तब मां लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान ने बताई, इसलिए इसे सरीमाल कहते हैं। ब्राह्मणों की एक जाति सरीमाली, सरीमाली की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, इसलिए सरीमालियों का जन्म स्थान, सरीमालियों की उत्पत्ति स्थल भीनमाल कहलाती है। भीनमाल को सतयुग में सरीमाल कहा जाता था, सतयुग में। और फिर सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो वहां ये रत्नों की नगरी कहलाई। सतयुग के बाद में त्रेता युग, त्रेता युग में ये क्या कहलाई? रतनमाल कहलाई, रतनमाल। सतयुग में तो सरीमाल थी, श्री विष्णु ने और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद के कारण बसी, तो सतयुग में सरीमाल कहते थे। और त्रेता युग में इसे रतनमाल कहा जाता था। फिर आती है द्वापर युग में, द्वापर युग में, द्वापर युग में इसे फूलमाल कहते थे। क्या कहते थे? फूलमाल कहते थे द्वापर युग में। और कलयुग, भयंकर काल कलयुग,
और कलयुग में ये क्या हो गई, भीनमाल हो गई, भीनमाल हो गई। कभी इसे भिलमाल भी कहा जाता था, भिलमाल, भीलों की नगरी के कारण इसे भिलमाल कहा जाता था। तो इस प्रकार इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अपना एकमात्र साहित्य लिखा था और उस साहित्य के बल पे एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया था, शिशुपाल वध लिखा था। किसने? माघ ने, इसलिए इसे माघ की नगरी भी कहते हैं। कवि माघ के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप कवि माघ के बारे में पूर्ण समझिए कि कवि माघ का पिता है। कवि माघ के पिता वही बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जहां हमें उल्लेख मिलता है, चावड़ा वंश के राजा वर्मलात का प्रधान था कवि माघ का पिता। और वहां प्रधान रहते हुए जब ये शिशुपाल वध लिख रहा था और संस्कृत के दोहे लिख रहा था, इसकी 12वीं और दांडी से कल्पना की गई है कि उन दोनों के, तीनों के गुण इस माघ के अंदर है। संस्कृत के तीनों महान कवियों के गुण इसी कवि में है। मैंने कवि माघ को जहां पढ़ा रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है और शॉर्ट वीडियो है, 15 के लगभग मिनट का है। आप आराम से उसे देखिए और समझिए कि कवि माघ क्या है। तो शिशुपाल वध जो वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि 99 गुना किसने किए थे? शिशुपाल ने किए थे, लेकिन अंतिम 100वें गुने पे सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस प्रकार अति बुरी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल का वध कर दिया, उसी कथा पर लिखी है और रुक्मिणी के विवाह की कहानी बताई गई है कवि माघ ने, इसलिए इसे माघ की नगरी भी कहते हैं। ये एक नगरी है। ब्रह्मगुप्ता जो खगोलज्ञ हुए हैं, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा था, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा था, इसलिए इसे ब्रह्मा नगरी कहते हैं, ब्रह्म नगरी कहते हैं। इसे कवि माघ की नगरी कहा जाता है, इसे आलमाल कहा जाता है, इसे फूलमाल या पुष्पमाला कहा जाता है, इसे रतनमाला कहा जाता है, इसे सरीमाल कहा जाता है, इसे बिलमाल कहा जाता है। इस प्रकार इसके अलग अलग है नाम। तो हम इस प्रकार जो भिनमाल के बारे में पढ़ रहे थे कि इसे आलमाल, पुष्पमाल, भिलमाल, सरीमाल, माघ की नगरी, ब्रह्मगुप्त की नगरी आदि आदि नामों से जाना जाता था। देखो, बड़े ऐसा वैनसांग के समय एक वर्णन मिलता है। वैनसांग हर्षवर्धन के समय यहां आया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वैनसांग ने कौन से नगर की यात्रा की थी। तो राजस्थान में वैनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। और जब राजस्थान में भीनमाल की यात्रा वैनसांग ने की है तो ये बड़ी सॉलिड बात है, ये बड़ी एकदम डेफिनेट बात है कि उस समय भीनमाल कोई इंपॉर्टेंट सिटी था। और वैनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू की पश्चिमी देशों का यात्रा वृत्तांत है, 138 देशों का यात्रा वृत्तांत सीयू की में मिलता है। एक बड़ा गाड़ी की गाड़ी, नाव की नाव भरे, इतना कमरा भरे, इतनी किताबें लेकर के गया था वैनसांग। तिब्बत होते हुए आया था, चीनी यात्री था वैनसांग, जिसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हमें तत्कालीन बौद्धों की स्थिति और यहाँ के शासन की स्थिति, विशेषकर हर्षवर्धन के काल की स्थिति, गुर्जर प्रतिहारों के काल की स्थिति, हमें जो इतिहास जानने के स्रोत है वो हमारा वैनसांग का साहित्य है जो सीयू की लिखा। सीयू की का अर्थ होता है पश्चिमी देशों की यात्रा का वर्णन। 138 देशों का उसने वर्णन किया था, उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वैनसांग कहता है कि उस समय पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी कोई सिटी थी तो वो भीनमाल थी। पश्चिमी भारत की सबसे बड़े शहरों में आता था भीनमाल, सबसे बड़े शहरों में आता था। और ये इस प्रकार गुर्जर प्रदेश था, ये गुर्जर प्रदेश की राजधानी था, गुर्जर प्रदेश की राजधानी था, गुर्जर प्रदेश की राजधानी था। सीयूकी में यह लिखता है कि उस समय किसी समय इसकी जनसंख्या 2 लाख के आसपास थी, 2 लाख के आसपास। इसका मतलब पश्चिमी भारत का सबसे बड़े नगरों में से एक था। 641 ईस्वी में वैनसांग सीयूकी लिखता लिखता, यात्रा करता करता वो भीनमाल आया था। उसने
कहा था कि ये गुर्जर राज्य की राजधानी थी और गुर्जर राज्य को उसने कियू चोलो का, गुर्जर राज्यों को उसने क्या कहा, कियू चोलो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुर्जर देश, गुर्जर देश। और इस गुर्जर देश की यानी कि यू चोलो की राजधानी था वो था पिलोमोलो, पिलोमोलो, पिलोमोलो यानी भीनमाल। इसलिए वेनसांग ने किस नाम से पुकारा है, भीनमाल नाम से पुकारा है, पिलोमोलो नाम से पुकारा है। वेनसांग ने क्या कहा इसको, पिलोमोलो का। पिलोमोलो किसकी राजधानी था, गुर्जर प्रदेश की राजधानी था। कियू चोलो था और गुर्जर प्रदेश की राजधानी, गुर्जर प्रदेश को उसने सीयूकी में कियू चोलो लिखा है। कियू चोलो किसकी राजधानी, कियू चोलो की राजधानी जो गुर्जर प्रदेश था उसकी राजधानी पिलोमोलो था। पिलोमोलो आज का भीनमाल था। तो वेनसांग ने भी अपनी सीयूकी में इसे पिलोमोलो का है, इसे पिलोमोलो का है। इतना ही नहीं, ये इतना धनाढ़ शहर था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 से 715 के ऊपर इस पर आक्रमण किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये खूब बार बना और खूब बार बिगड़ा। कालांतर में गुर्जर प्रदेश की जो ताकत है वो गुजरात की तरफ लौटी और पाटन और अनिल पाटाना में मां लक्ष्मी वहां आगमन कर गई। इसलिए भीनमाल पूरा आलमाल हो गया, पूरा नष्ट हो गया। कभी जो जालोर पर आक्रमण करने वाली पोपाबाई हुई है, पोपाबाई एक बार क्या हुआ कि विधानसभा के अंदर ये किसी सदस्य ने खड़ा होकर के किसी प्रतिपक्षी मेंबर ने विधायिका का मेंबर होता है, एमएलए होता है, उस एमएलए ने खड़े होकर के ये कह दिया कि बिल्कुल कुशासन चल रहा है और यहाँ पोपाबाई का राज है। तो पोपाबाई का राज पे क्या हुआ कि सामने वाले ने त्वरित कहा कि आपको पता ही नहीं है पोपाबाई क्या है। तो पूरी विधानसभा के मेंबर अलग अलग इतिहास को खंगालने लगे। तो वो जो पोपाबाई उभर करके सामने आई, कभी यहाँ पोपाबाई का भी राज रहा था। कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे 84 द्वारों का शहर कहा है। इसको क्या कहा है, 84 द्वारों का शहर। वर्तमान में तो ये खत्म हो गए, लेकिन 84 द्वारों का शहर भी का है, 84 द्वारों का शहर का है। कर्नल जेम्स टोड ने यह भी कहा है कि ये यहाँ 1500 घरों की बस्ती थी और 4,545 यहाँ की जनसंख्या थी। कर्नल जेम्स टोड ने 1818 और 1822 की इसकी बताई। कर्नल जेम्स टोड ने यह भी लिखा कि सोलंकियों की उत्पत्ति, श्रीमालियों की उत्पत्ति यहाँ हुई है और गुजरात से कलवी जाति जो पटेल जाति है वो सर्वप्रथम भीनमाल में प्रवेश कर गई थी, क्योंकि भीनमाल बड़ा था। कालांतर में आजादी के बाद में भीनमाल का मुख्यालय जसवंतपुरा कर दिया। जसवंतपुरा वो कस्बा है जो जसवंत सिंह ने बसाया था, जिसे मारवाड़ का दूसरा माउंट आबू कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मगुप्त था, ब्रह्मगुप्त को उस समय बिलमालाचार्य कहा जाता था। ब्रह्मगुप्त को क्या कहा जाता था, बिलमालाचार्य। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिलमालाचार्य किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता था, ब्रह्मगुप्त को कहा जाता था, ब्रह्मगुप्त को कहा जाता था। यहां और भी साधु हुए हैं, सिदर्शी गिनी जिसने उपमिति भाव प्रपंच काव्य लिखा, वो भी यहाँ है। एक 778 के लगभग है, संस्कृत में लिखा गया है, यहाँ राजस्थानी है। कुवलिया माला उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया, वो भी यहाँ लिखा गया था। तो इस प्रकार भीनमाल का हमारा वर्णन है। देखो शॉर्टकट पढ़ते हैं। क्या अब तक क्या पढ़ा कि भीनमाल, भीनमाल के नाम क्या क्या मिलते हैं। भीनमाल का श्रीमाल मिलता है, क्योंकि श्री लक्ष्मी ने बसाया इसलिए श्रीमाल मिलता है। भीनमाल को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। सतयुग में श्रीमाल का, त्रेता युग में रतनमाल का, द्वापर में फूलमाल का, कलयुग में भीनमाल का, और इसे भीनमाल कहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, स्कंद पुराणों में भी भीनमाल का उल्लेख होता है। स्कंद पुराण में कार्तिकेय एक कहानी पूछता है भगवान शिव से, और भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को कहानी बताता है। स्कंद पुराण में बताते हैं भगवान शिव, उसमें भी भीनमाल का वर्णन आता है स्कंद पुराणों में। तो पुराणों में बसी हुई एक शहर है, पुराना धनाढ़ियों का शहर है, वो है भीनमाल। वरा ने बसाई थी, वरा का मंदिर भी है। तो इस प्रकार भीनमाल है।
राजस्थान के जैन मंदिरों में 72 जिनालियों का वर्तमान में मंदिर वहां बना है, तो सेठों ने वहां खूब सारा धन लगाया है। इसके अलावा देखो भीलों की बस्ती के कारण उसे भीनमाल कहते हैं। ये खूब बार नष्ट हुई इसलिए उसे आलमाल कहते हैं, आलमाल कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा उस समय ब्रह्मगुप्त को यहाँ बिलमालाचार्य कहता है। तो बिलमालाचार्य किसको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। शिशुपाल वध के कवि मां के कारण इसे मां की नगरी कहते हैं। वैनसांग ने भीनमाल को क्यू चोलो कहा है। क्यू चोलो का अर्थ होता है गुर्जर प्रदेश, और क्यू चोलो की राजधानी उसने पिलो मोलो कहा है। तो इस प्रकार भीनमाल के अलग अलग नाम हमें मिलते हैं। आगे चलिए, एक लास्ट हमारा वीडियो जब लंबा हो जाता है तो उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। हमारा जो शेड्यूल बिगड़ता है वो प्रोसेसिंग के कारण बिगड़ता है, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाता है तो हम उसे सही ढंग से कर नहीं सकते। तो इसलिए ये पार्टों में डाला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसे पूर्ण देखिए, बिना देखे आपको इसको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल मेरे पास में संसाधन नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन मस्तिष्क पे छप जाएं, इस प्रकार अपने को पढ़ने की कोशिश करना है। हमारा जो लास्ट भू क्षेत्र है वो है जालोर, यहां जालोर है। पहले अपन सांचौर पढ़े, भीनमाल पढ़े, अभी एक क्षेत्र है जालोर। देखो जालोर के किले के कारण एक पहाड़ी है और उस पे गिरी पे पहाड़ी है, और सोने जैसा कलर होने के कारण उसे सुवर्ण गिरी कहते हैं। सवर्ण नगरी आए तो जालोर ने होकर के क्या कहलाएगा? जैसलमेर कहलाएगा। जालोर को और किस नाम से पुकारते हैं? यहाँ खूब सारा ग्रेनाइट इकाइयां स्थित है राजस्थान में, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ये ऋषि जबालीपुर की नगरी होने के कारण इसे जबालीपुर कहा जाता है। यहां राजस्थान में जो जसनाथ जी, बीकानेर के अंदर एक संत है जसनाथ जी, जो गुरु जंबेसर भगवान के समकालीन है और करणी माता के समकालीन है जसनाथ जी। सिकंदर लोधी ने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के 500 बीघा जमीन दान दी थी। तत्कालीन सल्तनत नरेश थे सिकंदर लोधी ने। उनका पवित्र वृक्ष है वो जाल है, और वहां आज भी जाल के ऊपर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए धागे बांधे जाते हैं। तो ऐसा ही एक वृक्ष है, गेरा वृक्ष है, जो जालोर में ज्यादा है, इसलिए उस जाल वृक्ष के कारण उसे जालहूर कहा जाता है। और जाल वृक्ष के जो फल आते हैं उसे पीलू कहते हैं, और पीलू राजस्थान के अंगूर कहलाते हैं। राजस्थान के अंगूर किसको कहते हैं? पीलू को कहते हैं। और ये जब अंगूर पीलू जब सूख जाते हैं, जिसे कोकड़ कहते हैं, इन पीलू को क्या कहा जाता है? कोकड़ कहा जाता है, कोकड़। और ये कोकड़ राजस्थानी किशमिश कहलाती है। राजस्थानी किशमिश इसी कोकड़ को कहते हैं। कोकड़ किससे बनी है? पीलू से। पीलू राजस्थान के क्या कहलाते हैं? अंगूर। ये किस पे लगते हैं? जालहूर। बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, तो जाल वृक्ष के कारण उसे जालहूर कहते हैं। जबाली ऋषि की भूमि होने के कारण उसे जबालीपुर कहा जाता है। ग्रेनाइट की अधिकता के कारण उसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, और सुवर्णगिरी पर्वत पे होने के कारण उसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। इस प्रकार उसे कानड़ देव की भूमि कहा जाता है। यहां सुवर्णगिरी पे चौहानों का राज होने के कारण जो चौहान थे, इसलिए इसे सोनगरा चौहानों की नगरी कहा जाता है। सोनगरा चौहानों की नगरी कहा जाता है। सोनगरा चौहानों की नगरी। यहां जो शासन करते थे चौहान, और वो सवरणगिरी के कारण सोनगरा के चौहान कहलाए। जैसे सिरोही के देवड़ा चौहान कहलाते, क्या कहलाए? देवड़ा चौहान। ऐसे ही बूंदी के, कोटा बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र के हाड़ा चौहान कहलाए। क्या कहलाए? हाड़ा चौहान। तो इस प्रकार हमारा जालोर, सुवर्णगिरी, सोनगरा चौहानों की नगरी, ग्रेनाइट सिटी, जबालीपुर, जालहूर, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण नामों से पुकारा जाता है।
फिर जाल के वृक्ष है वो पीलू, जो राजस्थान के अंगूर कहलाते हैं। पीलू जब सूख जाते हैं तो कोकड़, जैसे सांगरी होती है खेजड़ी की, और सूखने के बाद में वो खोका कहलाती है। इसी प्रकार ये पीलू सूखने के बाद कोकड़ कहलाती है। कोकड़ राजस्थान की किशमिश कहलाती है, क्योंकि अंगूर सूखा करके किशमिश तैयार की जाती है, और पीलू को राजस्थान का अंगूर कहा जाता है। इस प्रकार हम जालोर के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अगले शहर के बारे में रहेगा। इस प्रकार हम इसे एंटी क्लॉकवाइज सारे भौगोलिक, राजनीतिक, वर्तमान, प्राचीन शहरों के नामों का विश्लेषण करेंगे। न हम इतिहास बता रहे हैं, हम केवल भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से उन स्थानों के नामों का उल्लेख, वर्तमान और प्राचीन नामों का उल्लेख करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि महिला आपके साथ में व्यवहार करने में सुरक्षित महसूस करें। छोटा बिल्कुल आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हो, बड़े अपने बराबर वालों का रेस्पेक्ट बराबर करते रहिए।